हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों इधर अजीत डोभाल जी पहुंचे यूएई। अगले ही दिन यानी कि आज बहुत बड़ी यूएई से खबर सामने आ गई, वो ये कि उसने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल मच गया। बताएंगे सऊदी अरब से टेंशन के बीच यूएई ने उठाया ये बड़ा फैसला। बताएंगे इस पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है यूएई के इस फैसले से। क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम या फिर हो जाएंगे सस्ते? मार्केट में क्यों आने वाला है भूचाल? आखिर ओपेक और ओपेक प्लस ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है? और अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर यूएई ने सिर्फ सऊदी के साथ ही टेंशन के बीच इतने महत्वपूर्ण ग्रुप को क्यों छोड़ा? बड़ी जानकारी पर बात करेंगे दोस्तों। उधर आपको बताएंगे डोभाल के यूएई दौरे को लेकर बोराया पाकिस्तान, बोलने लगा साजिश वाला झूठ, आखिर किसने निकाल दी उसकी हवा। बताएंगे अजीत डोभाल जी की यूएई की यात्रा क्या बलूचिस्तान से जुड़ी यात्रा थी, क्या है इसकी हकीकत दोस्तों उधर आपको बताएंगे। नेपाल को डुबोने की तैयारी, पिलर नंबर 53 के पास चीन का खतरनाक एक्शन। उधर ईरान ने भेजा ऐसा प्रस्ताव, टेंशन में आ गया ट्रंप। अमेरिका के सामने तेहरान ने रख दी कितनी शर्तें, सबसे पहले आपको बताएंगे। उधर इस चुनाव में भाजपा को क्लीन स्वीप, पीएम मोदी ने जताया जनता का आभार। वहीं बताएंगे क्या आज बंगाल में बीजेपी लगा पाएगी दीदी के गढ़ में सेंध? क्या फिर आज भी टूटेगा वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की आज वोटिंग हो रही है दोस्तों। अब तक क्या जानकारियां सामने आई है, सारी एक एक करके आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान का काम है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, दुनिया में भारत को बदनाम करना, क्योंकि भारत की तरक्की से सबसे बड़ा जलने वाला देश है पाकिस्तान। और मानते हैं कि ऐसे जलने वालों को और जलाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, चौंका देने वाली जानकारी की, जहां वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीति के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने मंगलवार को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का आधिकारिक ऐलान कर दिया, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। ईरान युद्ध के कारण पहले से ही पैदा हुए ऐतिहासिक ऊर्जा संकट और अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच उठाया गया ये कदम ओपेक समूह और उसके अघोषित नेता सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, जानकारी क्लियर है कि उसने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने का फैसला सऊदी अरब के साथ जारी विवादों के कारण किया है। ये दोनों देश कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने यूएई पर अपनी सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि दुनिया में तेल को लेकर संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन बात करेंगे भारत पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है दोस्तों। क्या भारत में भी इस फैसले से भूचाल मचने वाला है या भारत को बम पर फायदा होने वाला है? दोस्तों आपको बता दें, यूएई के इस फैसले को खाड़ी देशों में फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, यूएई ने मंगलवार को घोषणा की कि वो 1 मई से ओपेक और उसके व्यापक समूह ओपेक प्लस से अलग हो जाएगा। वो लंबे समय से ओपेक का सदस्य रहा है, पहले 1967 में अपने अमीरात अबू धाबी के माध्यम से, और बाद में जब संयुक्त अरब अमीरात 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया। यूएई मध्य पूर्व में अपनी विदेश नीति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस कारण सऊदी अरब के साथ हितों का टकराव शुरू हो गया है। दोनों देशों में टकराव की शुरुआत तब हुई जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में विदेशी निवेश आकर्षित करना शुरू किया। यूएई ने इसे अपने प्रभुत्व को सीधी चुनौती के तौर पर देखा। ओपेक पर सऊदी अरब का वर्चस्व है। सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ओपेक देशों से उत्पादन कम करने की नीति को मंजूरी दिला दी। इसके अलावा दोनों देशों में यमन और सूडान में सैन्य टकराव और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर होड़ है। दोस्तों जनवरी 2026 की शुरुआत में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हदरा मौत प्रांत में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। तब सऊदी अरब ने यूएई पर यमन में अलगाववादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति करने और अपने देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। हालांकि यूएई ने इससे इनकार किया था। इस तनाव के कारण यूएई ने यमन से अपनी सेनाओं को पूरे तरीके से हटा लिया था। वहीं यूएई प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को अपने हितों को चुनौती के तौर पर देखता है। इस बीच सऊदी अरब ने
कई ग्लोबल कंपनियों से अपने क्षेत्रीय शाखाओं को रियाद में स्थापित करने का अल्टीमेटम दे चुका है। इससे इसे यूएई के आर्थिक साम्राज्य के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में यूएई को डर है कि आने वाले भविष्य में सऊदी अरब उसकी जगह ले सकता है और यही कारण है कि दोनों अपने अपने हितों को साधने के प्रयास में जुट चुके हैं। ऐसे में यूएई दोस्तों लगातार सऊदी से परेशान होकर अब ये बड़ा फैसला लिया है। उसने अपने कामकाज को सऊदी से स्वतंत्र रूप से करना चाहता है। अब सवाल यह है कि ओपेक प्लस से निकलने पर ओपेक ग्रुप का क्या होगा। तो आपको बता दें यूएई ओपेक का काफी पुराना सदस्य है। इससे अलग होने पर संगठन की मजबूती पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे ओपेक और ओपेक प्लस के कमजोर होने की आशंका है। जानकारों का यह तक कहना है कि हॉर्मुज बंद होने और तेल की सप्लाई बहुत धीमी होने की वजह से यूएई ने यह कदम उठाया है। हॉर्मुज के रास्ते से ही दुनिया में कच्चे तेल का 5वां हिस्सा सप्लाई होता है। वहीं ईरान युद्ध के बीच यह रास्ता पूरे तरीके से बंद हो चुका है। वहीं दोस्तों ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ओपेक के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह संगठन तेल की कीमतें बढ़ाकर दुनिया को लूट रहा है। ट्रंप का कहना है कि वो खाड़ी देशों की सुरक्षा करते हैं, जबकि खाड़ी देश तेल को ऊंची कीमतों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अब असली खेला की बात करते हैं, असली सवाल की बात करते हैं कि यूएई के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें यूएई के इस फैसले से भारत को भी बम्पर फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है। आप कहेंगे कैसे, तो आपको बता दें भारत जो है वो अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए ओपेक में होने वाली कोई भी हलचल सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ऐसे में अगर यूएई ओपेक के कोटा सिस्टम से बाहर होकर तेल उत्पादन को बढ़ाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। सही सुना आपने, और रेट इसके गिर सकते हैं। ओपेक अक्सर तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन कम कर देता है। जैसा कि ट्रंप वाली बात हमने आपको बताया कि ओपेक जो है वो अपना दाम बढ़ा करके बेचता है मुनाफा कमाने के लिए। इससे भारत जैसे देशों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन अब यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के कारण उसकी तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की क्षमता कम होगी, नियंत्रित करने की एबिलिटीज कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा अपने देश यानी भारत को होगा। दोस्तों वाकई में यूएई ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया है यूएई ने। वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीति के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम इसको कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी ये कदम ओपेक समूह और उसके अघोषित नेता सऊदी अरब के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हालांकि भारत को तो इससे तगड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन इस फैसले ने सऊदी जैसे देश को और खाड़ी में भूचाल ला दिया है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज भी चेक करते हैं दोस्तों। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही आंसर देते हैं। दोस्तों भारी मात्रा में बताइएगा लिखकर, जिनको भी पता है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन चीटिंग मत करिएगा दोस्तों, कोई भी अब गूगल मत करने लग जाइएगा, वरना ये चीटिंग होगी। देखते हैं किनको पहले से ही पता था ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन सामने लाइक का बटन है दोस्तों, रिक्वेस्ट है इस लाइक के बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो कृपया करके दबा दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें डोवाल के यूएई दौरे को लेकर बोराया पाकिस्तान बोलने लगा साजिश वाला झूठ, तो बलूचियों ने निकाल दी इसकी हवा। बता दें भारत के एनएसए अजित डोवाल जी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा की थी। इस यात्रा को लेकर पाकिस्तानी भारत पर बलूचिस्तान में साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे। पाकिस्तानी पत्रकार अबसार आलम के प्रोपेगेंडा की बलूच कार्यकर्ता ने हवा निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार ने अजित डोवाल जी की यूएई यात्रा को बलूचिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। अबसार आलम का कहना कि जब पाकिस्तान बलूचिस्तान के जरिए ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए व्यापारिक रास्ते खोल रहा है, तब डोवाल की अबू धाबी में मौजूदगी किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अबसार आलम ने लिखा कि बलूचिस्तान में सभी सीमा चौकियां खोल दी गई हैं जो पाकिस्तान को ईरान से जोड़ेंगी। इनमें ग्वादर, खुजदार, क्वेटा, पंजगूर, पसनी, दलबांदीन, नौकुंडी और ताफ्तान शामिल हैं। ग्वादर गलियारा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वादर पूरे विश्व से आने वाले माल को संभाल सकता है और गब्द के रास्ते ये ईरान होते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकता है। इसीलिए आलम ने आरोप लगाया कि अजीत डोभाल यूएई जाकर इस रूट को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। अबसार आलम ने इंटरनेशनल मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि हॉर्मुज बंद होने के बाद कराची बंदरगाहों पर करीब 3000 कंटेनर फंसे हुए हैं। हालांकि ये दावा पूरे तरीके से झूठा है। अबसार आलम जैसे पत्रकार पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा ही करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अजीत डोभाल अबू धाबी में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन डोभाल की बलूचिस्तान डॉक्ट्रिन से सभी परिचित हैं।
तो वहीं दोस्तों बलूच पत्रकार किया बलूच ने पाकिस्तानी पत्रकार के इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। बलूच ने लिखा कि कृपया बलूचिस्तान का इस्तेमाल साजिश की थ्योरी फैलाने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करना बंद करें। जिस मीटिंग की बात हो रही है उसकी जानकारी यूएई में भारतीय दूतावास ने शेयर की थी और प्रेस में इसकी खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि कोई भी सरकार हाई लेवल मीटिंग्स की तस्वीरें तब सार्वजनिक नहीं करती जब वो किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हों। डोवाल ने एक महीने पहले सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एबान से भी मुलाकात की थी। क्या उस समय बलूचिस्तान एजेंडे में था? बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल ने 25 से 26 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जिसका मुख्य एजेंडा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये पाकिस्तानी अजीत डोभाल जी के यूएई दौरे को लेकर साजिश वाला झूठ फैला रहा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे में कमेंट करके भारी मात्रा में अपनी राय दीजिएगा। तो उधर आपको बता दें, भरी महफिल में छलक पड़ा पाकिस्तानी मंत्री का दर्द, कहने लगा भारत को एक इशारे पर मिल जाता है तेल, हम खाली हाथ रह जाते हैं। जी हाँ, मिडल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका महायुद्ध के 60 दिन बीतने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब पूरे तरीके से घुटनों पर आ गई है। जहां एक तरफ जंग की वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल की सप्लाई ठप है, वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक के एक ताजा बयान ने पूरे देश में दहशत फैला दी है। मलिक ने खुलेआम स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास एक दिन का भी तेल भंडार नहीं बचा है। पाकिस्तान के मंत्री अपना दर्द बयां करते हुए भारत की तारीफ पर उतर आए। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश एक झटके में महीनों का तेल जमा कर सकता है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश का ऊर्जा तंत्र पूरे तरीके से बाहरी झटकों के सामने बेबस है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ कमर्शियल तेल है जो मुश्किल से 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल ही कवर कर सकता है। अगर ओएमसीज के पास मौजूद रिफाइंड तेल को भी मिला ले तो ये 20-21 दिन से ज्यादा नहीं खींचेगा। अली मलिक ने कहा कि हमारे पास भारत की तरह रणनीतिक भंडार नहीं है जहाँ सरकार एक साइन करके 60 से 70 दिनों का तेल रिलीज कर सकती है। हम पूरे तरीके से चालू सप्लाई पर निर्भर है और हमारे पास एक दिन का भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं है। भारत ने अपने दूरदर्शिता दिखाते हुए विशालकाय अंडरग्राउंड टैंकों में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल जमा कर रखा है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। वहीं पाकिस्तान आज भी सिर्फ कागजों पर प्लानिंग कर रहा है। अली मलिक ने माना कि तेल भंडार बनाने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आवश्यकता है जो फिलहाल उसकी खाली जेब के बस की बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के मंत्री का ये कबूलनामा न केवल उनकी लाचारी को दर्शाता है बल्कि ये भी बताता है कि संकट के समय भारत की कूटनीतिक और सामरिक तैयारी उसे दुनिया के सामने एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के कराची में बिजली का महासंकट के बीच भीषण गर्मी में सड़कों पर उतरे लोग, लगा भारी जाम। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में बिजली की भारी किल्लत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रेलवे कॉलोनी के निवासियों ने पिछले कई दिनों से जारी बिजली कटौती के विरोध में शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास जोरदार प्रदर्शन किया जिससे शहर की रफ्तार थम गई। भीषण गर्मी के बीच पिछले एक हफ्ते से बिजली न मिलने के कारण महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने महत्वपूर्ण रास्तों को ब्लॉक कर दिया जिससे आई चुंदरीगढ़ रोड और डॉक्टर जियाउद्दीन रोड जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। दोस्तों, उधर IMF ने भी बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन, यानी कि आसमान से टपका और खजूर पर अटका जैसी स्थिति है पाकिस्तान की। IMF ने कंगाल मुल्क पर लाद दी 11 नई शर्तें, जिसके बाद टेंशन में मुनीर और शहबाज। जी हां, पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अब एक नई मुसीबत में फंस गया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोले तो IMF ने उसके $7 अरब के चल रहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक एक शर्त यह है कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ एक्ट और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी एक्ट में बदलाव करे। इसका मकसद मौजूदा टैक्स छूट जैसी सुविधाओं को धीरे धीरे खत्म करना और मुनाफे के आधार पर मिलने वाली राहत की जगह लागत के आधार पर राहत देना है। रिपोर्ट में एक और बात को लेकर चिंता जताई गई है कि सरकार कराची में 6000 एकड़ जमीन SEZ डेवलपर्स को बिना किसी शुल्क के लीज पर देने की योजना बना रही है। पाकिस्तान हर तरीके से खोखला हो चुका है लेकिन उसकी जुबान कितनी चलती है आप देख ही पा रहे हैं और अब मध्यस्थ भी करवाने का काम चालू कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद की हालत अधर में लटकी हुई है और दूसरी तरफ दुनिया
दुनिया को जताने का प्रयास कर रहा है कि हम शांति धरता है, जबकि उससे बड़ा आतंकी देश कोई है ही नहीं दुनिया में। पाकिस्तान की इस हालत पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल को डुबोने की बड़ी तैयारी। पिलर नंबर 53 के पास चीन का खतरनाक एक्शन, भोटे कोशी नदी का रास्ता बदलने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने नेपाल चीन सीमा पर भोटे कोशी नदी के किनारे अपनी तरफ एक सुरक्षा दीवार बनानी शुरू कर दी है, जिससे नेपाल में काफी विरोध हो रहा है। नेपाल को चिंता है कि इस निर्माण से नदी का रास्ता बदल सकता है, इसका असर नेपाल की तरफ पड़ सकता है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि चीन का ये कदम 1963 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते का उल्लंघन है। इस समझौते के मुताबिक सीमा पर कोई भी निर्माण करने से पहले एक दूसरे को जानकारी देना जरूरी है। समझौते में यह भी साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश अकेले अपने स्तर पर सीमा से जुड़ी नदी का रास्ता नहीं बदल सकता। नेपाल के गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने IANS को जानकारी देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि चीन अपनी सीमा के अंदर ही नदी के किनारे ये दीवार बना रहा है। भोटो कोशी नदी सिंधु पाल चौक जिले के तातो पानी बॉर्डर पॉइंट से होकर गुजरती है और कुछ हिस्सों में ये दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान ने भेजा एक ऐसा प्रस्ताव, टेंशन में आ गया ट्रंप। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच ईरान ने ऐसा कूटनीतिक प्रस्ताव पेश किया है जिसने वॉशिंगटन में हलचल तेज कर दिया है। तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके लिए उसने फिर शर्तों का पेंच फंसा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान के नए प्रस्ताव से सहमत नहीं है, यानी कि ईरान के दाव को, ईरान के मांग पर अमेरिका राजी नहीं है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान एक बार फिर शर्तों के जाल में उलझाकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका उस पर लगी आर्थिक नाकाबंदी और प्रतिबंधों को पूरे तरीके से खत्म कर देता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरे तरीके से खोल देगा। हालांकि इस प्रस्ताव का सबसे बड़ी पेच यही है कि इसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी चर्चा को फिलहाल स्थगित करने की शर्त रखी है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सीनियर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में साफ किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे को सुलझाए बिना किसी भी समझौते पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है, तो फिर हम इस पर डील कैसे कर लें? हमने तो अटैक भी तुम पर इसीलिए किया था कि तुम परमाणु बना रहे थे और हम नहीं चाहते कि तुम परमाणु बम बनाओ या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इंटरव्यू में क्लियरली कहा कि मौजूदा हालात में यही असली मुद्दा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवागमन को जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया है। भारत ने अपने नाविकों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण जल मार्ग को बंद करने के कथित प्रयासों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधे परिणाम होते हैं। उधर बता दें, ये मामला शांत होता ना देख दोस्तों उधर इजरायली हमलों से लेबनान हुआ परेशान। लेबनान गाजा में हालात गंभीर। जी हां, लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बड़े हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने दक्षिण लेबनान के कांतारा शहर में एक इजरायली मार्कावा टैंक को ड्रोन के जरिए सटीक निशाना बनाया। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जब इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमलों के कारण इस क्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इससे पहले लेबनान में तनाव लगातार बढ़ता जाता दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लितानी नदी के उत्तर में कई इलाकों को हवाई हमलों का निशाना बनाया। इन हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका असर आसपास के गांवों पर भी पड़ा है और प्रमुख सड़कों जो नबातिया, सीडोन और राजधानी बैरूत को जोड़ती है पर भारी ट्रैफिक और अर्थव्यवस्था देखी जा रही है। उधर बता दें, अपने सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से कर दिया अटैक। बॉर्डर पर फिर एक बार बिगड़े हालात, यानी चीन के द्वारा मध्यस्थ करने के बावजूद भी न पाकिस्तान मान रहा है न तालिबान। ईरान अमेरिका में जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर भिड़ गए हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर मंगलवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाकिस्तान का आरोप है कि पहले अफगानिस्तान की तरफ से बिना उकसावे के फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगान तालिबान के कथित बिना उकसावे वाले हमलों और सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में कुछ दिन के विराम के बाद ये हमले हुए। ये अभियान पाकिस्तान ने 26 फरवरी को अफगान तालिबान द्वारा सीमा चौकियों पर किए गए हमलों के जवाब में शुरू किया था। सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि पाकिस्तान सेना की जवाबी गोलीबारी में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज को निशाना बनाया गया। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वीजा सेवाओं को बहाल करे भारत। बांग्लादेश की मोदी सरकार से बड़ी अपील। क्या इससे द्विपक्षीय संबंधों में होगा सुधार? क्या है जानकारी बता दें।
बांग्लादेश ने भारत से वीजा सेवाओं को सामान्य करने की अपील की है। ये सेवाएं मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद स्थगित कर दी गई थी। बाद में इन्हें आंशिक रूप से बहाल किया गया है। ऐसे में बांग्लादेश फिर से वीजा सेवाओं को पूरे क्षमता के साथ बहाल करने की अपील कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने फरवरी 2026 में तारिक रहमान के सत्ता में आने के साथ ही भारत में सभी प्रकार की वीजा सेवाएं बहाल कर दी थी। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश ने भारत से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सामान्य बनाने का आग्रह किया है। जातीय संसद में शेख मुजीबुर रहमान इकबाल के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं बांग्लादेश ने मंगलवार को अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर में यूरेनियम ईंधन लोड करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, ये देश के ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो 2400 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट के जरिए देश की कुल बिजली मांग का करीब 10% पूरा करने की राह खोलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत के लिए यूरोप का एंट्री पॉइंट बनेगा ग्रीस। चीन की BRI और पाकिस्तान की अकड़ को तगड़ा झटका देगा। बताते भारत और ग्रीस IMEC कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए अलेक्जेंड्रोपोलिस बंदरगाह पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये खुलासा ग्रीस की न्यूज वेबसाइट ग्रीक सिटी टाइम्स ने किया है। उसने बताया है कि ग्रीस के सबसे अहम भू रणनीतिक स्थानों में से एक अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह पर एक भारतीय कंपनी की नजर है। खबरों के मुताबिक ग्रीस सरकार अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह को हासिल करने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। ये एक ऐसा कदम होगा जो न सिर्फ ग्रीस के इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बदल देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के एक बंदरगाह के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ बातचीत का खुलासा यूरो बैंक के CEO फोकियन करावियाज ने डेल्फी इकोनॉमिक फोरम में किया था। वहीं ईरान अमेरिका संघर्ष अभी सुलझा भी नहीं कि दूसरा युद्ध का आहट आने लगा। चीन ने भेजे दो युद्धपोत। क्या है जानकारी? दरअसल इस वक्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर में युद्ध और वर्चस्व की जंग तेज होती जा रही है। एक और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी ओर चीन और ताइवान पर अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों, ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के 2 युद्धपोत पेंगू द्वीप समूह के निकट समुद्री क्षेत्र में देखे गए हैं। इस घटना के तुरंत बाद ताइवान ने सतर्कता बढ़ा दी है और अलर्ट जारी कर दिया। माना जा रहा है कि चीन की यह गतिविधि ताइवान स्ट्रेट में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने की रणनीति है। फिलहाल इसको लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गुजरात नगर निकाय चुनाव में भाजपा को क्लीन स्वीप। PM मोदी ने जताया जनता का आभार। बताते गुजरात में 26 अप्रैल को 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं ने 26 अप्रैल को EVM में अपना फैसला दर्ज किया था। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा ने 15 नगर निगम की सीटों पर बहुत बड़ी जीत हासिल की। वहीं सूरत में भाजपा ने 120 में से 115 सीटें जीती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पिछले बार से 10 गुना ज्यादा सीट जीती। राज्य के 15 नगर निगमों में औसतन 49.02 वोटिंग दर्ज की गई, जो शहरी क्षेत्रों के अन्य निकायों की तुलना में थोड़ा कम था। दूसरी तरफ 84 नगर पालिकाओं में वोटर्स ने ज्यादा उत्साह दिखाया और वहां 59.50% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा 11 नगर पालिकाओं के उपचुनावों में 55.38% नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि गुजरात और भाजपा के बीच संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। राज्य भर में हुए महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में मिली शानदार जीत के लिए गुजरात की जनता का आभार। राज्य सरकार के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जनता ने सुशासन की राजनीति को चुना है। उन्होंने सालों से भाजपा की मेहनत को सराहा है। मैं गुजरात की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में और भी अधिक मेहनत करेंगे और गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी की। पश्चिम बंगाल में हो रही आज वोटिंग। सवाल है, क्या बीजेपी लगा पाएगी दीदी के गढ़ में सेंध? क्या टूटेगा वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज यानी 29 अप्रैल को मतदान हो रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राजधानी कोलकाता समेत 6 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज हो रहे इस मतदान से ये तय होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस दक्षिण बंगाल के अपने गढ़ को बरकरार रख पाती है या बीजेपी इसमें सेंध लगाकर सत्ता तक पहुंचने में सफलता हासिल कर पाती है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में बीजेपी अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी है या नहीं। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी। दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर
मतदान होना है उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी, बीजेपी ने सिर्फ 18 और आईएसएफ ने 1 सीट हासिल की थी। 5 साल पहले भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद ममता बनर्जी की टीएमसी ने दक्षिण बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया था और राज्य की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा। इस नतीजे ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको पश्चिम बंगाल की सत्ता चाहिए तो दक्षिण बंगाल को जीतना सबसे जरूरी है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और बीजेपी ने यहाँ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। दोस्तों, बीजेपी के लिए दूसरा चरण केवल अंतिम दौर का मतदान नहीं है बल्कि ये इस बात की असली परीक्षा है कि क्या सत्ता विरोधी लहर भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति सत्ताधारी दल की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगा सकती है। टीएमसी के लिए इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बरकरार रखना अहम है जिससे उसके लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रास्ता साफ होगा। भौगोलिक स्थिति देखें तो ये 142 सीटें जो हैं दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी से बंगाल में किसकी सत्ता होगी ये तय होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पिछला वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या बीजेपी लगा पाएगी दीदी के गढ़ में सेंध? आपको जो भी लगता है भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।